एनिमे की शुरुआत एक अंधेरी डंजन से होती है जो बहुत सारी लाशों से भरी हुई थी। वहाँ जूहियोन नाम का लड़का अपनी खून से सनी हुई तलवार के साथ एक बहुत बड़े सांप जैसे मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, उसे खत्म करने के लिए एकदम तैयार। वो सांप बेहद तेजी से उसकी तरफ झपट्टा मारता है, लेकिन जूहोन किसी तरह अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बिना घायल हुए बच जाता है। कुछ ही देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डंजन की दीवार का सहारा लेकर उछलता है ताकि अपनी स्वॉर्ड अटैक की ताकत बढ़ाकर सांप पर वार कर सके, लेकिन सांप उसके मूव को आसानी से पढ़ लेता है और एक ही जबरदस्त वार में उसे दीवार में दे मारता है। तब जूहियोन को एहसास होता है कि लड़ाई कितनी खतरनाक हो चुकी है। वो फैसला करता है कि अब उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा, इसलिए वो अपनी तलवार को थंडर से चार्ज करके सीधे सांप की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से अटैक के बीच में ही उसकी तलवार टूट जाती है और सांप तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर दोबारा एडवांटेज ले लेता है। सांप अपने जहरीले दांत जूहियोन के शरीर में गहराई तक गड़ा देता है। इसके बावजूद जूहियोन पूरी ताकत से अपनी डैगर से उसे बार बार घोंपता रहता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश उस मॉन्स्टर पर जरा भी असर नहीं डाल पाती। इसके बाद सांप उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है और धीरे धीरे उसके शरीर को निगलना शुरू कर देता है, जबकि जूहोन दर्द से चीख रहा होता है। जब उसका आधा शरीर निगला जा चुका होता है, तब सांप कुछ पल तक उसे घूरता रहता है, मानो आखिरी बाइट देने की तैयारी कर रहा हो। अचानक जूहियोन के अंदर गुस्से की भयानक लहर उठती है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी कायर की तरह मरने वाला नहीं है। वो मान लेता है कि मौत उसके सामने खड़ी है, लेकिन जैसे ही सांप उसे पूरी तरह खत्म करने वाला होता है, अचानक उसके आसपास का टाइम रुक जाता है। तभी उसे एक अजीब और अनजान आवाज सुनाई देती है जो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक बेहद पिटीफुल ह्यूमन बीइंग कहती है। जूहियोन उस आवाज को साफ साफ सुन लेता है और सोचने लगता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। वहीं दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आवाज भी इस बात से हैरान हो जाती है कि जूहियोन किसी तरह उसे सुन पा रहा है। जूहियोन समझाता है कि वो हमेशा से रेलिक्स की आवाजें सुन सकता है। वो ये भी कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि वो कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो उस सांप जैसे मॉन्स्टर को मार दे और उसे वहाँ से बाहर निकलने दे। जवाब में वो आवाज सिर्फ हंसती है और उसे याद दिलाती है कि उसका आधा शरीर पहले ही सांप ने खा लिया है, इसलिए अगर वो सांप को मार भी दे तब भी उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद वो कहती है कि सच में उसकी किस्मत बहुत खराब रही है, क्योंकि वो बेमिसाल टैलेंट लेकर पैदा हुआ था, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसका जन्म गलत टाइम में हुआ। इसी वजह से उसे पूरी जिंदगी तकलीफें झेलनी पड़ी और अब वो अपने शानदार और चालाक ट्रिक्स का पूरा इस्तेमाल किए बिना ही मरने वाला है। ये सब सुनकर जूहियोन के अंदर पहले से भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। उसे नहीं पता कि वो ये कैसे करेगा, लेकिन वो पूरे दिल से कसम खाता है कि चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े या कितना भी टाइम लग जाए, वो टेजुन कोन नाम के आदमी को जरूर मारेगा। उसके इंटेंशंस और उसके अंदर छिपी हुई कैपेसिटी को महसूस करके वो आवाज अचानक एक क्रो का रूप ले लेती है और उसके सामने अपीयर होकर कहती है कि उसने उसे जिंदगी का दूसरा मौका देने का फैसला किया है। वो कहती है कि वो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि क्या इस बार वो आखिरकार किंग का थ्रोन हासिल कर पाएगा या नहीं। इसके बाद वो क्राउ एक पावरफुल एनर्जी वेव छोड़ता है जो सीधे जूहोन के शरीर में समा जाती है। कुछ देर तक वो एनर्जी उसके पूरे शरीर में घूमती रहती है और फिर अचानक जूहोन खुद को एक पब्लिक बिल्डिंग जैसी जगह के अंदर बैठा हुआ पाता है। वो पूरी तरह शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी तरह उसके पैर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ है और उसे बिल्कुल याद नहीं कि वो वहाँ पहुँचा कैसे। तभी पास खड़ा एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि वो एक चल रही इन्वेस्टिगेशन के बीच में है और उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन जूहियोन चुपचाप बैठा रहता है। उसका पूरा ध्यान इसी बात पर लगा होता है कि कहीं उसका दोबारा जिंदा होना उस डिवाइन क्रो की वजह से तो नहीं। तभी वो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को आपस में बात करते हुए सुनता है कि अभी अभी साल 2025 शुरू हुआ है और आज साल का पहला दिन है। ये बात सुनते ही जूहियोन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये वही साल था जो उसके टाइम से ठीक 15 साल पहले था। धीरे धीरे वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि किसी तरह उसे पूरे 15 साल पास्ट में भेज दिया गया है। इसी बीच एक ऑफिसर उसके पास आकर उसे सवालों का जवाब न देने के लिए डांटने लगती है, लेकिन जूहोन को ऐसा महसूस होता है कि उसने उस ऑफिसर को पहले कहीं देखा है। उसे याद आता है कि वो भूरे बालों वाले लड़के यू की माँ है जो पास में बैठा हुआ है। उसे ये भी याद आता है कि वे पुलिस स्टेशन इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें एक लड़ाई के बाद पकड़ लिया गया था जिसकी शुरुआत साफ तौर पर यू ने की थी। फिर जूहोन सोचने लगता है कि उसने 15 साल पहले इस परेशानी को कैसे सुलझाया था। उसे याद आता है कि उस टाइम उसे नुकसान की भरपाई के नाम पर बहुत बड़ी रकम मांगी गई थी और क्योंकि वो पूरी तरह कंगाल था इसलिए उसने घुटनों के बल बैठकर सबसे माफी मांग ली थी। यू की माँ देखती है कि जूहोन उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन जूहोन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में कहता है कि लड़ाई की शुरुआत उसके बेटे ने की थी और वो लोग कंपेंसेशन के नाम पर जरूरत से
ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। यू को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जूहोन उसकी माँ से इस तरह बात करे, इसलिए वो तुरंत उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूहोन आसानी से उसके पंच को डोज कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर जूहोन खुद भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका शरीर उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। तब वो सोचने लगता है कि क्या पिछले 15 सालों में सीखी गई उसकी सारी कॉम्बैट स्किल्स अब भी उसके इस यंग बॉडी में मौजूद है। अगर ऐसा सच है तो उसे एहसास होता है कि उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। आखिर में जूहोन एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से एक डिटेंशन सेल में बंद कर दिया जाता है। पास में यू की माँ की लगातार शिकायतें सुनकर उसका सिर चकराने लगता है। फिर भी वो जानता है कि ये सब ज्यादा टाइम तक मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जल्द ही रेलिक्स दुनिया में दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। साल 2025 में दुनिया के कई हिस्सों में भयानक अर्थक्वेक्स आए और अचानक कई एंशिएंट टॉम्ब्स अपीयर हो गईं। उन टॉम्ब्स के अंदर ऐसी रिलिक्स मौजूद थीं जिनका जिक्र मिथ्स, फैबल्स और पुरानी लोक कथाओं में किया गया था। पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली वे कहानियां असल में सच निकली, क्योंकि उनमें छिपी हुई पावर्स असली थीं। जो भी उन रिलिक्स का मालिक बनता उसे अलग अलग तरह की सुपरनैचुरल एबिलिटीज मिल जाती थी। इसी वजह से पूरी दुनिया रिलिक्स की तलाश में निकल पड़ी। उस टाइम जूहोन भी इस खोज में शामिल हुआ था और आखिरकार उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक के नाम से जानी जाने वाली एक रेलिक मिल गई। उस टाइम उसे लगा था कि इस टॉम्ब और उसकी रेलिक्स का नॉलेज उसकी झंड जिंदगी का अंत कर देगा और उसे नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। लेकिन ठीक उसी पल असली पागलपन की शुरुआत हुई। सबसे पहले सामने आया मिस्टर क्वॉन, जो पूरे शहर का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट था। जिन लोगों के पास रेलिक्स आ गई थी, उन्होंने ये इंश्योर करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप उठाया कि उनके अलावा कोई और नई रेलिक्स की खुदाई न कर सके। खुशकिस्मती से जूहियोन की रेलिक्स खोजने की टैलेंट सबको पता चल गई और उसे खुद मिस्टर क्वॉन ने अपने साथ काम करने के लिए रख लिया। उस दिन के बाद से जूहियोन मिस्टर क्वॉन के दिए हुए हर गंदे काम को करने लगा। धीरे धीरे वो पूरे शहर में प्रेसिडेंट के कुत्ते के नाम से जाना जाने लगा और लोगों के हर ताने को चुपचाप सुनता और सहता रहा। सेल के अंदर बैठा जूहोन समझ जाता है कि अब सिर्फ टाइम की बात है जब रेलिक्स दोबारा दुनिया में दिखाई देंगी और चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। वो मानता है कि इस बार उसका पहले से ज्यादा ताकतवर होना उसके लिए एक बड़ा फायदा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि सिर्फ ताकत ही इस बार काफी नहीं होगी। उसे जितनी जल्दी हो सके एक्सकवेशन के लिए चीजें रेडी करनी होंगी, लेकिन फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे करेगा। तभी अचानक उसके सामने चमकती हुई टेक्स्ट की एक लाइन दिखाई देती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये जरूर किसी रेलिक का असर है। वो खड़ा होकर उस क्रो को बुलाने की कोशिश करता है जिसने उसे दोबारा जिंदगी दी थी, लेकिन उसकी जगह उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर हो जाती है। वो स्टेटस स्क्रीन उसे बताती है कि उसका नया मिशन एक टूम्ब रेडर के चारों टैलेंट्स को अवेकन करना है। ये सुनकर जूहियोन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसी टाइम एक गार्ड उसके पास से गुजरता है, लेकिन उसे वो स्टेटस स्क्रीन बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तब जूहियोन समझ जाता है कि सिर्फ वही इस स्क्रीन को देख सकता है। इसके अलावा उसे ये भी पता चलता है कि इस टाइम वो अपने आसपास 1 मीटर के दायरे में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकता है। असल में ये एबिलिटी पहले आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जबकि उसके पास वो रेलिक नहीं है, वो सोचने लगता है कि आखिर ये एबिलिटी अभी भी उसके पास कैसे मौजूद है। वो अपनी स्टेटस स्क्रीन को ध्यान से देखता है और पाता है कि वो 4 टैलेंट्स में से एक टैलेंट पहले ही हासिल कर चुका है, यानी अभी भी उसे 3 टैलेंट्स अनलॉक करने बाकी हैं। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि कम से कम उसके पास शुरुआत में एक छोटा सा एडवांटेज तो है। लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर क्रो रेलिक उसके लिए ये सब क्यों कर रही है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव किम जमानत पर जूहोन को छुड़ाने आता है। बाहर निकलने के बाद किम जूहोन से कहता है कि उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब है, क्योंकि यू जैसे लोगों को लड़ाई के लिए उकसाना उसकी पुरानी आदत है और वो तो वैसे ही बदनाम लड़का है। जब किम इस पूरी सिचुएशन पर हंस रहा होता है, तब जूहोन चुपचाप सोचने लगता है। उसे याद आता है कि डिटेक्टिव किम ही वो इकलौता इंसान था जो उस टाइम उसके साथ खड़ा रहा था जब उसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था। इसके बाद दोनों साथ साथ घर की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में जूहोन किम से पूछता है कि क्या उसने हाल ही में कोई अजीब घटना नोटिस की है। ये सुनकर किम कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर जूहियोन समझ जाता है कि इस दुनिया में अभी तक रेलिक्स नहीं दिखी हैं। इसके बाद किम से अलग होने के बाद हमारा हीरो अकेले आगे बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो ठीक उसी टाइम में वापस आया है जब टूम्स पहली बार अपीयर होना शुरू ही हुई थी। अभी तक दुनिया में कहीं भी रेलिक यूजर्स मौजूद नहीं थे, यानी ये उसके लिए सबसे सही मौका था सबसे आगे निकलने का। वो याद करता है कि शुरुआती ज्यादातर रेलिक्स सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में दिखाई दी थी। फिर भी जूहियोन लगातार पैसे जुटाने का तरीका सोचता रहता है, क्योंकि उसे एयरप्लेन टिकट्स खरीदनी होंगी। तभी वो एक गली में मुड़ता है और सीधे उसी गैंग के सामने पहुंच जाता है जिसके लिए वो अपनी पिछली जिंदगी में काम करता था। उन्हें देखते ही वो मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अपनी लॉटरी मिल गई। अपनी पिछली जिंदगी में पैसों की मजबूरी की वजह से उसे इसी गैंग के लिए काम करना पड़ा था। उस दौरान उन्होंने
उन्होंने उसके साथ कुत्ते से भी बदतर बिहेव किया था। तभी गैंग का एक मेंबर जूहियोन के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूहियोन एक तेज मूव में ही उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो बाकी गैंग मेंबर्स की तरफ मुड़कर कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है, अब उन्हें बस उसकी रुकी हुई सैलरी और कॉम्पेंसेशन चुका देनी चाहिए। लेकिन गैंग पीछे हटने से साफ इनकार कर देती है और सभी लोग एक साथ जूहियोन पर हमला कर देते हैं। हालांकि जूहियोन अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की मदद से एक एक करके सभी को आसानी से गिरा देता है। गैंग के सभी मेंबर्स उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा जूहोन को लड़ाई के मामले में एक निकम्मा इंसान ही समझा था। कुछ देर बाद जूहोन महसूस करता है कि उसके हाथ कांपने लगे हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि अब इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। आखिर में सिर्फ गैंग का बॉस ही खड़ा बचता है। जूहियोन को हराने की आखिरी कोशिश में वो एक खास नाइफ निकालता है और उसकी तरफ दौड़ने की तैयारी करता है, लेकिन जूहोन उसी पल उस ब्लेड को पहचान लेता है और तुरंत समझ जाता है कि वो एक रेलिक है। उसे समझ नहीं आता कि एपोकलिप्स की शुरुआत में ही ऐसी रेलिक यहाँ कैसे मौजूद हो सकती है, लेकिन एक बात वो पूरी तरह जानता है, वो रेलिक अब उसकी होने वाली है। और इसी सीन पर ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। खैर, मिलते हैं तब और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।